दोस्तों, ये बात 100% सच है कि कभी कभी जब गॉड इतने बिजी हों कि हेल्प के लिए नहीं आ सकते तो शैतान की मदद का सहारा लेना पड़ता है। कुछ ऐसा ही दिल को झकझोर देने वाली इस कहानी में भी होता है। कहानी की शुरुआत में मेन लीड चामिन यंग को दिखाते हैं। ये डॉक्टर कोई ऐसा वैसा डॉक्टर नहीं था, बल्कि ऐसा सर्जन था जो मौत को भी चुनौती देने की काबिलियत रखता था। वो कठिन से कठिन और इम्पॉसिबल सर्जरीज को भी इस तरह से पूरा करता था जैसे कि उसके बाएं हाथ का खेल हो। एक दिन उसके हॉस्पिटल में एक गंभीर रूप से घायल मरीज लाया जाता है जिसका बहुत खून बह चुका था। उसे तुरंत सर्जरी की जरूरत थी। उसकी बेटी रो रो कर अपने पिता को बचाने के लिए भीख मांग रही थी, लेकिन डॉक्टर की बेरहम निगाहों में कोई दया नहीं थी। उसने ये कहते हुए मना कर दिया कि ये सर्जरी उसके बस की बात नहीं। लेकिन डॉक्टर चा, जो कि इस वक्त सिर्फ एक इंटर्न था, इंसानियत की जिंदा मिसाल बनकर खड़ा हो गया और उसने बड़ी बहादुरी दिखाते हुए आगे बढ़कर उस सर्जरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर ले ली। बट डॉक्टर चा के सिर्फ इंटर्न होने की वजह से सीनियर डॉक्टर उसकी एक नहीं सुनता और स्ट्रेचर को धक्का देकर बाहर निकाल देने को कहता है। तभी चा ने पूरी ताकत से उस स्ट्रेचर को पकड़ लिया। उसने वो सर्जरी की जिसे कोई और करने की हिम्मत भी नहीं कर सका। यहीं से कहानी प्रेजेंट में आती है। चा को एक जीनियस हार्ट सर्जन के रूप में दिखाया गया, लेकिन उसकी इंसानियत कहीं खो चुकी थी। वो अब एक नंबर का घमंडी बन चुका था। उसने मरीज की जिंदगी बचाने के लिए अपने खुद के नियम बना लिए थे। वो सिर्फ उन्हीं हार्ट पेशेंट की सर्जरी करता जिनके बचने की पॉसिबिलिटी हो। बाकी मरीज चाहे उसके सामने तड़प कर दम तोड़ दें, उसके लिए वो टाइम की बर्बादी से ज्यादा और कुछ नहीं थे। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि दिल के मरीजों की जिंदगी अब एक हार्टलेस डॉक्टर के हाथ में थी। लेकिन तभी कहानी दिलचस्प मोड़ लेती है जब हॉस्पिटल में एक नया इंटर्न सियोंग उसकी टीम में शामिल होता है, जो कि प्रेसिडेंट का बेटा और हॉस्पिटल डायरेक्टर का कजिन था। उसे शुरुआत से ही स्पेशल अटेंशन मिल रही थी और ये बात चा के घमंड को ठेस पहुँचाती है। उसने सियोंग को नीचा दिखाने के लिए टफ मेडिकल सवालों की जाल में उलझाने की कोशिश की, लेकिन अपने इंटेलिजेंस के साथ हर सवाल का सही जवाब देकर चा के प्लान को नाकाम कर देता है। अब चा, जो अपने घमंड में हर हाल में जीतना चाहता था, उसके घमंडी दिमाग में एक और खतरनाक आइडिया आता है। उसने सियोंग को एक बेहद मुश्किल और जोखिम भरी सर्जरी में एज अ असिस्टेंट मौजूद रहने को मजबूर किया। ये सर्जरी इतनी मुश्किल थी कि बड़े बड़े डॉक्टर ने इसे करने से मना कर दिया था, लेकिन चा अपनी स्किल से इसे कंप्लीट करता है। ये सर्जरी पेशेंट के हार्ट की 5वीं सर्जरी थी जिसे अंजाम देने का साहस केवल चा जैसे सर्जन ही कर सकता था। सर्जरी के लास्ट में चा ने स्टिचिंग के लिए सियोंग को कहा, लेकिन उसके हाथ कांपने लगे। चा ने इसे तुरंत नोटिस कर लिया कि भले ही ये थ्योरी में अच्छा हो, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं कर सकता, और इसी मौके का फायदा उठाते हुए सबके सामने उसकी इंसल्ट कर देता है। एक इंटर्न जिसका नाम जोंगसू होता है उसे जल्लाद कह देती है। चा जवाब देता है, अगर डॉक्टर चीर-फाड़ करने से डर जाएंगे तो आप जल्लाद जैसे सर्जन यानी मुझसे उम्मीद रखोगे या सियोंग से, जो सिर्फ थ्योरी में ही एक्सपर्ट है। सर्जरी करते वक्त तो इसे खुद डॉक्टर की जरूरत पड़ जाती है। सियोंग भी चुपचाप सब सुन लेता है क्योंकि चा की बात बिल्कुल सही थी, भले ही बोलने का तरीका गलत था। चा को यकीन था इतनी बेइज्जती के बाद सियोंग हॉस्पिटल नहीं आएगा, लेकिन अगले ही दिन उसने जबरदस्त अंदाज में चा के सामने कुछ ऐसी एंट्री मारी। ये सियोंग का बिना बोले चा को दिया गया मुंह तोड़ जवाब था। वो पूरे कॉन्फिडेंस से चा के साथ कदम से कदम मिलाकर अंदर चला गया। ये देखकर सभी हैरान थे। जहाँ चा अपनी घमंडी और कोल्ड नेचर की वजह से किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करता था और छोटी सी छोटी बात में उसे गलती निकालने की आदत थी, वहीं सियोंग के चेहरे पर हमेशा एक उम्मीद और सुकून भरी प्यारी सी मुस्कान रहती थी। यही टकराव और तालमेल इस कहानी की सबसे दिलचस्प कड़ी है। सियोंग की ड्यूटी अब इमरजेंसी रूम में थी। खून निकालने की कोशिश में ही उसकी उंगलियां कांप उठी। हीन भावना ने उसे जकड़ लिया था। उसे लगने लगा था कि वो वाकई में किसी काम का नहीं। कहीं ना कहीं चा की बातों ने उस पर असर कर दिया था।
उधर हॉस्पिटल के वाइस चेयरमैन जिनसू ने एक मीटिंग बुलाई। उसने चा से अपने पिता की हार्ट सर्जरी करने को कहा, जो कि हॉस्पिटल के चेयरमैन थे। बीमार चेयरमैन की हालत ऐसी थी कि हॉस्पिटल की बागडोर अब उनके बेटे के हाथों में थी। जिनसू ने कहा, पैसों की फिक्र मत करो, लेकिन चा ने जवाब दिया, ये पैसों का मामला है ही नहीं। चेयरमैन को हार्ट के अलावा और भी कई गंभीर बीमारियां हैं। अगर सर्जरी हुई तो वो जिंदा नहीं बचेंगे। दरअसल जिनसू का असली इरादा और खतरनाक था। वो चाहता ही यही था कि सर्जरी के दौरान उसके पिता की मौत हो जाए, ताकि वो पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सके। उसने चा पर दबाव बनाया। चा मजबूर होकर चेयरमैन के पास गया, जहाँ उसे एक और चौंकाने वाली सच्चाई पता चली। चेयरमैन की बेटी सेजिन ही उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी। वो सेजिन जिसने कभी उसकी गरीबी के कारण उसे छोड़ दिया था, अब वो अमेरिका से पढ़ाई करके लौटी थी और एक सर्जन बन चुकी थी। चा की नफरत उसे देखते ही फिर से जाग उठी। सेजिन भी जानती थी सर्जरी से पिता की जान जा सकती है, लेकिन चा ने एक घमंडी फैसला लिया, वो सर्जरी करेगा, सेजिन को दिखाने के लिए कि उसके टैलेंट के आगे वो कुछ भी नहीं है। उसकी खुद को साबित करने की लड़ाई में ये सर्जरी उसकी जिद बन चुकी थी। सर्जरी शुरू हुई। घंटों की मशक्कत के बाद ऑपरेशन सफल रहा। चेयरमैन की हालत नाजुक थी, इसीलिए उन्हें 24/7 आवर्स चा और उसके असिस्टेंट तायोंग की निगरानी में रखा गया। लेकिन तभी एक खतरनाक साजिश शुरू कर दी गई। सेजिन का एक मैसेज मिला जिसमें उसे बुलाया गया। उसने चेयरमैन की जिम्मेदारी अपने असिस्टेंट तायोंग को सौंप दी। चेयरमैन की जिंदगी के लिए यहीं से खतरा शुरू हो जाता है। बिना कुछ सोचे वो वहाँ से चला गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि तायोंग भी इस षड्यंत्र का हिस्सा है। चा जब वहाँ पहुँचा तो सेजिन वहाँ नहीं थी। अचानक फोन बजा। चेयरमैन की हालत बिगड़ रही है। घबराकर वो हॉस्पिटल की ओर दौड़ा। रास्ते में एक डिलीवरी मैन बाइक लेकर जानबूझकर उसकी कार के सामने आ गया। चा ने उसे बचाने के लिए दूसरी तरफ गाड़ी मोड़ दी और जाकर सीधा ट्रक से टकरा गया। चा होश में आते ही गाड़ी से बाहर आया। उसने देखा वही डिलीवरी मैन रोड पर बेहोश पड़ा था। चा ने दौड़कर उसकी पल्स चेक करनी चाहिए, लेकिन ये क्या, उसका हाथ तो उसके आर पार हो गया। फिर उसने उसे CPR देने की कोशिश भी की, बट उसका हाथ उसके सीने के पार हो गया। वो उसे टच ही नहीं कर पा रहा था। चा तो बिल्कुल हैरान हो गया। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। घबराकर वो अपने आसपास देखने लगा। फिर दोस्तों वो अपनी बॉडी को देखता है, जो वही गाड़ी में वैसे ही पड़ी थी। मतलब उसकी आत्मा उसकी बॉडी से निकल चुकी थी। इधर बॉडी जितनी वीक होती जा रही थी, आत्मा भी गायब होने लगी थी। चा की बॉडी को तुरंत एम्बुलेंस से हॉस्पिटल में लाते हैं, जहाँ उसके साथी डॉक्टर्स उसे बचाने की कोशिश में लग गए, लेकिन उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी, तो किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे उसे बचाएं। अब यहाँ पर चा को बचाने की जिम्मेदारी सियोंग पर आ जाती है, क्योंकि वो भले ही प्रैक्टिकल ना कर पाता हो, लेकिन थ्योरी में माहिर था। इसीलिए चा की कंडीशन अच्छे से समझ गया। चा को तुरंत सर्जरी की जरूरत थी। जरा भी देर हुई तो उसकी मौत कंफर्म थी। सर्जरी शुरू हो जाती है। सियोंग तैयार तो हो गया था, लेकिन उससे तो टूल्स भी सही से पकड़े नहीं जा रहे थे। हाथ कांपने लगे, सांसें ऊपर नीचे होने लगी। सर्जरी तो क्या ही करता, वहीं चा की आत्मा उसे इंस्ट्रक्शंस दे रही थी, पर वो तो किसी को दिखाई सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो बस अपनी आंखों के सामने खुद को मरते हुए देख रहा था। उसका ब्लड प्रेशर तेजी से नीचे गिरता जा रहा था। चा चीख चीख कर सियोंग से कहता है कि कहीं तुम मुझसे बदला तो नहीं लेना चाहते, पर इन सब का कोई फायदा नहीं होने वाला था। चा ने अचानक से सियोंग का हाथ पकड़ना चाहा। दोस्तों यहाँ कमाल का मिरेकल हुआ। इस बार चा ने सियोंग का हाथ पकड़ लिया। फिर वो बिना देर किए सियोंग की बॉडी में एंटर हो गया और उसकी बॉडी पर कब्जा कर लिया। अब वो अपने पुराने अंदाज में पहले हाथों को घुमाकर वार्म अप करता है, फिर सर्जरी शुरू कर देता है। अब चा की आत्मा अपनी ही जान बचाने के लिए अपनी बॉडी की सर्जरी कर रही थी। एक्सीडेंट की वजह से उसके दिल की नस फट गई थी, जो बहुत ही ज्यादा जोखिम भरी और मुश्किल सर्जरी होती है, लेकिन चा तो ऐसी फटी नसों को सिलने में माहिर था। इस तरह से फाइनली उसने अपनी बॉडी का ब्लड प्रेशर स्टेबल कर दिया। सियोंग की बॉडी से निकलकर
बिना देर किए चा अपनी बॉडी में घुस गया, पर दोस्तों उसकी बॉडी ने उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया और दूर फेंक दिया। तभी चा की कंडीशन बिगड़ने लगती है। सियोंग को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करे। चा की बॉडी कमजोर होने की वजह से उसकी आत्मा भी कमजोर हो चुकी थी, इसीलिए वो वहाँ से उठ तक नहीं पाता। अब चा भी हार मान चुका था क्योंकि वो मरने ही वाला था। खुद को खुद के सामने मरते हुए देखने के सिवा उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन तभी वो धोखेबाज तयोंग बिल्कुल सही समय पर आता है। वो जल्दी से सर्जरी की कमान संभालता है। वो उसे बचा तो लेता है लेकिन कुछ ऐसा कर देता है जिसकी वजह से चा अब कोमा में ही रहने वाला है। उसे कब होश आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। इस तरह से तायोंग को ना तो लाइफ सेवर कह सकते थे और ना ही मर्डरर। चा बहुत खुश था कि तायोंग ने उसकी जान बचा ली। फिर वो अपनी बॉडी में वापस जाने के सारे तरीके ट्राई करता है, लेकिन उसकी बॉडी उसे एक्सेप्ट ही नहीं करती क्योंकि वो कोमा में जा चुका था। फिर वो अपनी ही बॉडी के आसपास रहकर होश में आने का वेट करने लगा और इसी तरह से कई दिन बीत गए। एक दिन उसकी नजर ड्रेनेज पाइप पर पड़ी जो कि निकली हुई थी। वो परेशान हो गया क्योंकि इससे उसकी जान जा सकती थी। वो खुद से लगाने की कोशिश करने लग गया लेकिन कोई फायदा नहीं। फिर उसने नर्स की बॉडी ऑब्सेस्ड करने की कोशिश की, लेकिन एक स्वीपर लेडी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। ये देखकर चा हैरान हो गया। फिर लेडी ने उस पाइप को लगा दिया और बोली, खुश हो जाओ, फिलहाल तुम बच गए। वो चा को कैसे देख सकती है ये जानने के लिए वो उससे पूछने लगा। अभी उस लेडी से एक आदमी की आत्मा निकलती है। इनका नाम ताय है, जिन्हें हम भूत अंकल बोलेंगे। वो बताते हैं कि वो खुद भी एक भूत हैं। वो उससे बातें करते हुए आगे चल रहे थे। तभी चा एक इनविजिबल दीवार से टकरा गया जिससे वो आगे नहीं जा पा रहा था। भूत अंकल उसे भूतों के सारे नियम बताते हैं कि वो बहुत पहले ही मर चुके थे और भूत बन गए, इसीलिए वो भूतों के बारे में सब कुछ जानते थे। वो बताते हैं कि तुम एक कोमा घोस्ट हो जो अपनी बॉडी से सिर्फ 100 मीटर की दूरी तक ही जा सकता है। दोस्तों, कोमा घोस्ट ना पूरी तरह जिंदा होते हैं और ना ही मरे हुए, और वो खुद उस दीवार के आर पार आसानी से आ जा पा रहे थे। वो उसके मजे भी लेते हैं कि अगर तुम्हें भी ये फ्रीडम चाहिए तो बस मरना होगा तुम्हें, और चले जाते हैं। फिर चा देखता है कि उसके घमंडी बिहेवियर की वजह से सियोंग की सिवा उसे कोई देखने तक नहीं आता। चा अपनी नेतागिरी से फिर भी बाज नहीं आता और अभी भी भाषण दिए जा रहा था। एक पल तो ऐसा लगा कि जैसे सियोंग ने उसे पलटकर जवाब दिया, पर पता चलता है कि वो तो चा की बॉडी से बात कर रहा था। फिर चा उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था, लेकिन फिर उसी बाउंड्री से टकरा के गिर जाता है और सियोंग चला जाता है।